हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रीजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। बिहार एसएससी के लिए वॉल्यूम 2 बुक है ये। और इसमें जो है आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेट नंबर 11। ठीक है, टोटल जो है इसमें 75 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस सेट का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो वह है अकाबा की खाड़ी। अकाबा की जो खाड़ी है यह भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकाबा की जो खाड़ी है यह लाल सागर के उत्तरी भाग में एवं सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में और अरब मुख्य भूमि से पश्चिम में एक बड़ी खाड़ी है। तो क्या हो जाएगा इसका डी राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, बुल्गारिया है, बेनिन है, सूडान है, घाना है। और कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक यूरोपीय कंट्री है। तो फ्रेंड्स, बुल्गारिया जो है यह एक यूरोपीय देश है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि ISFR 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है। सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र जो है 24.62%। क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देखिए 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर है वह है 61.8%, जिसमें मेल जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, मेल जो है इसमें 71.20% और फीमेल जो है वह 51.50%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। राइट आंसर है चेन्नई में जो है, देखिए फ्रेंड्स इसमें सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में। तो सी जो दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सही आंसर है देखिए यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये मयूराक्षी जो नदी है झारखंड में वहीं पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। तो यह होता है चुंबकीय भूमध्य पर। बी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 8 और इसमें कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति निहित है। तो यह है ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ 1 और 2 हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय में एवं उच्च न्यायालय में। ठीक है, याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति जो है केवल किसमें निहित होती है, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इसमें कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत। तो याद रखिएगा यह है अनुच्छेद 170। ठीक है, इसी के तहत जो है किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक एवं 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देखिए 10 नंबर होगा। इसमें कह रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो यह हुआ था 2004 ईस्वी में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है।
तो यह संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। याद रखिएगा 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में, इसी के तहत। तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो चार ऑप्शन में से इसमें जो तमिल दिया हुआ है एक क्लासिकल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो दिया हुआ है सही हो जाएगा। और भारत में वर्तमान में जो है टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम और ओडिसी है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 129 में। याद रखिएगा डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो इसमें लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है यह इसमें भाग नहीं लेता है। बाकी राज्य विधानसभाओं का जो निर्वाचित सदस्य वह भाग लेता है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य जो है यह भाग लेता है। लेकिन लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है यह भाग नहीं लेता। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है देखिए सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रंगराजन समिति से संबंधित है? सही है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन जो है यह रंगराजन समिति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? सही है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या के तहत जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना करी जाती है। तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन जो दिया हुआ फ्रेंड्स देखिए यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। कह रहा है कि 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है, यानी कि 1 माइक्रोन जो है वह किसके बराबर होता है? सही आंसर है 10⁻⁻6 मीटर जो है 1 माइक्रोन के बराबर होगा। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो है यह एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ यहां पे सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? तो याद रखिएगा यह हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के लगभग में बराबर होता है। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किससे? तो इसका संबंध है अभिविन्यास से। याद रखिएगा अभिविन्यास इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है किसमें? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न जो दिया हुआ इसमें कह रहा है कि पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो याद रखिएगा पैडोलॉजी के अंतर्गत जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन यानी कि वास्तविक मछली है इनमें से? तो फ्रेंड्स कैटफिश जो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये एक वास्तविक मछली है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि पादप कली है। पादप कली है सही है। एक भ्रूणीय टहनी। पादप कली क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है कहां पे? तो भोजन रिक्तिका में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहां पे होता है? भोजन रिक्तिका में। ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न यहां जो दिया हुआ है देखिए इसमें कह रहा है इसमें कि सही कथन चुनिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि लाल प्रकाश का तरंग बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। यह कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर इस पे कह रहा है कि निम्न में से कौन विकल्प सही है?
सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इनमें से सभी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सभी विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, सही है, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसके लिए, तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। ध्वनि तरंग जो है यह अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है इसमें कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका देखिए सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, तो वो लहरें होती है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होगी। एल्कोहल में ध्वनि की जो चाल होगी फ्रेंड्स वह न्यूनतम होगी, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न रंगों में विषम को पहचानिए, सही हो जाएगा यहाँ पे भूरा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, क्या होता है, असीम रूप से उच्च होता है। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, असीम रूप से उच्च। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, गैस एवं द्रव दोनों में होगा, क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, यही जो है इसका गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है, वह कौन सा पदार्थ है, वह है पारद वाष्प तथा ऑर्गन, क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है, वह होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सोमालिया की राजधानी कहां है। तो मोगाडिशु जो है फ्रेंड्स ये सोमालिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो कोयला जो यहां पे देखिए दिया हुआ यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था। तो यह सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए सही होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही आंसर है 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948 ईस्वी में जो है एनसीसी की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 45 कह रहा है इसमें अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। तो वह थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा। सही है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 47 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो सही हो जाएगा इसका देखिए मत्स्य पालन जो है यह नीली क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था कब। तो यह सितंबर 2014 ईस्वी में कार्यक्रम जो है ये प्रारंभ किया गया था, मेक इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था।
तो यह हुआ था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहां पे? सही है, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? यह तेंदुआ और चीतल के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही हो जाएगा, केप केमोरिन जो है यह भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है, नेक्स्ट यहां पे जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? तो यह वीपी सिंह के द्वारा जो है किया गया था, याद रखिएगा, वर्ष 1985-86 के बजट भाषण में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना की थी किसने? यह क्या था? रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 55 नंबर जो दिया हुआ फ्रेंड्स। देखिए इस पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा स्थल और दूसरा जो है उसका आधुनिक नाम क्या ये दिया हुआ है, इसका सही मिलान करना है। तो सही मिलान इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। धौलावीरा का जो आधुनिक नाम है वह क्या है? कच्छ जिला। उसके बाद हो जाएगा बी का 2 यानी कि बनावली जो है यह हिसार। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा? 4 लोथल जो है ये कहाँ? अहमदाबाद। और कालीबंगा जो यह हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें देखिए कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था? तो वह हो जाएगा अरिकमेडु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 जो है यहाँ पे देखिए सत्य है। लोदी वंश का शासक अफगानी थे। लोदी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित किया और लोदियों का जौनपुर के साथ संघर्ष चलता रहा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? राइट आंसर है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है कि नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1926 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। डी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न 1928 में था। साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? सही हो जाएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह द्वारा स्थापित साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो इसमें कश्मीर शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने क्रांतिकारी संगठन अनुशील समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था ये। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी? 1889 ईस्वी में करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवान ए कोही का संबंध किससे है? राइट आंसर कृषि विभाग से जो है दीवान ए कोही का संबंध है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने लगा दिया था प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो वह है रैयानी बरनावी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? सही आंसर है ईरान से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किसके विजन को आकार करने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है?
सही हो जाएगा इसका सहकार से समृद्धि। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? राइट आंसर प्राची यादव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रेंड्स। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया था? तो इसमें देखिए उत्तर कोरिया को जो है अंतिम स्थान दिया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जो है भारत 180 देशों में 161वें स्थान पर रहा था। भारत इसमें 161वां स्थान पर रहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देखिए सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान और नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? सही हो जाएगा इसका देखिए आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह फुटबॉल से संबंधित थे। क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा यह बुक लिखा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स का। और यहाँ से जो है देखिए मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से टोटल 75 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही कर पाए। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ दोबारा फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।